बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मुद्दत अब ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ये हुकूमत जा रही है, लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इस जाती हुई हुकूमत के दौर में भी गैर मुल्की सरबराहान और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं और इस जाती हुई हुकूमत के साथ बहुत अहम मुआहदों पे दस्तखत भी कर रहे हैं। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो जाती हुई हुकूमत के साथ मुआहदों पे दस्तखत हो रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। और ये सारा कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलेक्शन के इनेकाद पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है, वो सारे चाहते हैं कि इलेक्शन इसी साल 2023 में होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन को टारगेट करने के लिए दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हो गई है। तो इस दहशतगर्दी की नई लहर के पीछे कौन हो सकता है? तो दो सवाल बड़े अहम हैं कि जाती हुई हुकूमत के साथ गैर मुल्की शख्सियात, सरबराहान ममलकत और अहम सरमायाकार दस्तखत कर रहे हैं, और इस जाती हुकूमत के बाद जो इलेक्शन होने हैं उनको रोकने के लिए दहशतगर्दी की नई लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा आप जान, ये जाती हुई हुकूमत जो है ये बहुत अहम लेजिस्लेशन भी करने की कोशिश कर रही है, बहुत अहम कानून बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए दाखिला, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब जो कि रहनुमा हैं JUI फजलुर रहमान ग्रुप के, और हम उनके साथ ताज़ियत भी करते हैं। उनकी पार्टी के वर्कर्स जो हैं उनको कल बाजौड़ में निशाना बनाया गया। पूरी कौम उस पर गमज़दा है, रंजीदा है, और हम तमाम जो शोहदा हैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ भी करते हैं। सबसे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ये बताएं कि ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो आपकी हुकूमत है इसकी मुद्दत ख़त्म होने चंद दिन बाकी हैं, लेकिन गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं। कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है, उसमें सरमायाकार भी आ रहे हैं। तो लोग आपके साथ मुआहदे कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, हमारा हमेशा से CPEC के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो हमारे बरादर ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ऊपर फोकस रहा है। और आपने देखा कि पिछले दौर में नियाज़ी साहब की हुकूमत में CPEC को गो स्लो किया गया, और जो $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी उस पर आपने देखा कि उसका क्या हाल किया गया। तो अब ये जो पिछला एक साल रहा है हमारी हुकूमत का, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात की बहाली का साल भी रहा है। वो चाहे अरब ममालिक हों, आपने देखा कि अभी हाल ही में UAE के सदर और बादशाह, उनके भाई का इंतकाल हुआ, शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई का। शहबाज साहब फ़ौरन वहाँ पे गए ताज़ियत के लिए। सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, और नायब वज़ीर आज़म जो चीन के हैं उनका यहाँ पे आना इस टाइम पे मुझे याद दिलाता है कि एक शख्स जिसके दौर में चीनी सदर के दौरे को रोका गया धरनों की वजह से, और उसने अपने दौर में शदीद नुकसान पहुँचाया हमारे इन ताल्लुकात को, तो ये एक मुस्बत कदम है। और ये हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक एतमाद की वजह ये है कि ये लोग एतमाद करते हैं और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और इसमें बेहतरी आए। जो नियाज़ी साहब ने नुकसान पहुंचाया था, मेरा ख्याल अब उसकी तलाफ़ी का और उसके कफ़ारे का वक्त है। अच्छा, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, हुकूमत तो जा रही है लेकिन गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं पाकिस्तान। क्या इन गैर मुल्की शख्सियात को ये यकीन है कि यही हुकूमत फिर दोबारा आ जाएगी इलेक्शन के बाद? ये तो देखें जी, वही बता सकते हैं मीर साहब, मैं तो नहीं बता सकता कि उनको यकीन है या नहीं है। लेकिन देखें, गवर्नमेंट को 1.5 साल तो हो गया है ना ऑलमोस्ट। इस वक्त भी इमरान खान, नियाज़ी साहब सबकी जो है ना जहनों पे इतने जो है सवार हो चुके हैं, उनके सिवा किसी को और कोई मौका ही नहीं मिलता। हम पार्लियामेंट में भी होते हैं, पार्लियामेंट में यही चीज़ें, हमने ये हो गया जब हमने बड़ी चेंजेस लाई। अभी आपने देखें बिलावल साहब के जब टूर्स होते हैं, जब गिने जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो है पाकिस्तान को तनाई से निकाला। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या खुद को तनाई से निकाला है, क्योंकि पाकिस्तान वो आते नहीं ना, कम अज़ कम वो फॉरेन में होते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन के लोग आते हैं तो उनको पता होगा आपस में। अभी तक MOU साइन हुए हैं ना, कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुए नए। MOU तो आपको पता है कि आपको जो सऊदी के वलीअहद हैं वो पहले भी आए थे, हमारी गवर्नमेंट में आए थे, उन्होंने MOU साइन किए थे ना। उनमें कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कोई काम स्टार्ट हुआ। MOU अलग चीज़ होती है, प्रॉपर जो एग्रीमेंट वो अलग चीज़ होती है। इन्वेस्टर आते हैं अपने हिसाब से, वो आए हैं 2-4 दिन में, इलेक्शन होगी, पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में
के लिए वेट कर रहा है। जब इलेक्शन होगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी तो यही लोग उनके साथ बैठेंगे, यही बैठेंगे ना जो अभी MOU साइन करेंगे। ये कोई किसी पार्टी की इफादत तो है ही नहीं। ठीक है कि मतलब किसी पार्टी की बड़ी बात है, अगर इतनी पार्टी की इफिशिएंसी थी तो ये 14 महीने बिलावजा ज़ाया हो गए हैं ना। ये टूर पहले हो जाते, अभी 6 दिन पहले क्यों? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इंटरप्ट बड़ी करना वजह चाहूँगा नहीं है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए। देखिए, ये पाकिस्तान का मामला है, इस पे हम सियासत ना करें। $1 अरब अभी UAE की तरफ से आया, अकाउंट में आ गया ना। सऊदी वली अहद ने जो वादे किए वो पूरे साथ साथ किए, इमदाद भी वहाँ से आ रही है, डेलीगेशंस भी आ रहे। इसको मैं सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए कि हुआ कुछ नहीं। अच्छा कामरान अच्छा, मुर्तज़ा मैं साहब, एक मिनट मीर साहब, मैं इसी चीज़ का आपको जवाब दे दूं। देखिए, बात यह है कि अगर कोई मुल्क आपको लोन देता है ना, वो लेना चाहिए, कोई इशू नहीं, लेकिन लोन को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, वो पब्लिक का पाकिस्तान में बियर करना होता है। अगर UAE ने $1 बिलियन दिया है तो मैं इस शो से, मुझे माशाल्लाह आपकी एक जो स्टैंडिंग है उसमें मैं क्या बैठ के तबसरा करूं, माशाल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपने कभी भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करी। जो जीनियन चीज़ें होते हैं वो लाते हैं सामने। अभी आपको पता है ना, KPT टर्मिनल जो इसी टाइम में दिया गया है, KPT में जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कैसे दिया गया है UAE को? मैं वो जुल्फी बुखारी को मिलता तो बेहतर होता, वो ये शिराज 30 अकबर के ये भाई को 30 मिलता ये 30 तो सेकंड बेहतर होता। आप इनको मना वो करें। न्याजी सर, के ये बारी-बारी बात न्याजी के करें। किसी अच्छा, इन्वेस्टर को प्लीज मिलता तो बारी-बारी बेहतर बात होता। करें। ये- UAE को और सऊदिया को हमें नहीं देना चाहिए, वो हमें न्याजी के मैं इन्वेस्टर को मैं जाए आपसे तो इल्तिजा बेहतर करता है। हूं। मैं आपके शो में पहली मरतबा आया हूँ, जी। मेरा अपना मिजाज है, जी मैं इस चीज़ों को पसंद मैं भी नहीं करता। जवाब इससे ज़्यादा दे सकता हूँ, मैंने दिया है ना कल असेंबली में जवाब, जो वहाँ गालियाँ देता है लोगों को, ये अच्छी बात नहीं होती। ये हम जो अगर इस पोजीशन पे पहुँच के हम किसी की बात नहीं सुन पाते तो ये इससे ज़्यादा कौन सी आदमी की कमजोरी हो सके? आदमी को सुनना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है, शहजाद अकबर हो, कोई भी हो, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन मेरी टाइम्स में मेंबर हूँ। उसी में हमने सेक्रेटरी से पूछा कि आपने LNG टर्मिनल कैसे दिया? वो कह रहा है कि वो कंपनी जिसको 22 साल से कॉन्ट्रैक्ट था उसको रेट था $16 पर कंटेनर, अभी हमने दिया है $18। आपको पता है, आप अगर उनकी PICT वेबसाइट पे चले जाएं उस कंपनी की, वो कह रही है कंपनी कि हम $140 इस वक्त भी ले रहे थे पर कंटेनर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ख्याल नहीं आया कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उस पर ज़्यादा, ये तो नहीं है कहीं कि $1 बिलियन लेके हम $1 बिलियन का यहाँ नुकसान करें। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो इस वक्त विजिट्स हो रहे हैं इनकी टाइमिंग बड़ी अहम है, और इसके साथ ही यानी कि कल जब चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आना था तो कल ही बाजौड़ में आपकी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन पर एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आपके साथी जो हैं वो शहीद भी हुए। तो ये जो सारे जो वाक़यात हैं, यानी कि इलेक्शन आने वाला है और दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं एक आपको एक पस मंज़र भी बता दूँ कि सिर्फ पिछले चंद महीनों में बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। इस साल 30 जनवरी को पेशावर में पुलिस लाइन्स में एक मस्जिद में हमला हुआ, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हुए। 17 अप्रैल को स्वात में CTD थाने में धमाका हो गया, वहाँ पे भी 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 20 जुलाई को खैबर की तहसील बाड़ा में एक कंपाउंड में हमला हुआ, उसमें भी 3 अफराद शहीद हुए। फिर 25 जुलाई को जमरूद की एक मस्जिद में हमला हुआ, वहाँ पे एक SHO अदनान अफरीदी शहीद हो गए, और कल ये बाजौड़ में एक हमला हुआ। तो ये जो टाइमिंग है, क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन को डिले करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, 2-3 बातें हो सकती हैं मुमकिन तौर पे। मौलाना आज आ गए, अपना दौरा उन्होंने मुख्तसर किया है, उसके बाद हम इस पे बैठे थे और हमने डेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। 2-3 बातें मुमकिन हैं। एक मुमकिन वजह ये हो सकती है कि चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो आए हैं उस दौरे को सबूताज किया जाए और उसके लिए वही दिन तकरीबन जो है वो उन्होंने मुंतखब किया। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जमीयत उलमा इस्लाम को इस सिलेक्शन की कैंपेन से रोकना, क्योंकि अमन के नाम पे हमने ये कैंपेन शुरू की थी, इसका नाम बाकायदा अमन सा, और अमन में जो है ये फसाद डाला गया। और तीसरी बात ये हो सकती है कि ये पूरे सिस्टम को, पूरे इलेक्शन को जो है वो सबूताज किया जाए और इसको किसी तरह से मामले को आगे लेके जाया जाए। अब ये वक्त बताएगा कि अल्टीमेटली जिन लोगों ने ये प्लान किया उनके जहनों में क्या है, मगर बहरहाल इतना बड़ा नुकसान जो है पहुंचाया गया है अमन को, हमको और मुल्क को। ये मेरा ख़्याल है कि इसकी कम मिसालें मिलती हैं। 50-55 लोग शहीद हैं और 200 लोग तकरीबन ज़ख्मी हैं, और हालत ये है
हालत ये है, मैं यहाँ बैठ के गवर्नमेंट पार्टी का एक कलाई हूँ, मैं गिला करता हूँ कि जिन हॉस्पिटलों में उनको पहुँचाया गया है वहाँ जो है ना वो ज़रूरत जो उसके फर्स्ट एड का सामान है वो भी जो है ना वो मैसर नहीं है, ये हालत है। और वहाँ पे उनको शिफ्टिंग का कोई तरीक़ाकार नहीं है, उनका कोई और इस तरह से नहीं है, और वो बेचारे उसमें बहुत सारे लोग बाद में भी शहीद हुए हैं, ओवर ब्लीडिंग से शहीद हुए हैं। ये भी मसला है हमारे साथ। अच्छा अताउल्ला तारड़ साहब, क्योंकि आपके पास दाखिला का महकमा भी है, तो आपको लग रहा है कि अभी तो इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो डेट का भी ऐलान नहीं हुआ, और इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए कुछ मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं? मेरा ख्याल है जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको ये जो एक अमन कायम हुआ पिछले 6-7 महीने में, और एक फ़िज़ा बेहतर हुई, IMF के साथ मामलात तो जो हैं वो तय पाए, रुपया मुस्तहकम हुआ, कोई थोड़ा सा इस्तेहकाम इकॉनमी में आया, उनको ये सूट नहीं करता, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं। मगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, ये सारे मिल के, हमने पहले भी इसका ख़ात्मा किया था, वो ज़रब अज़ब हो, रद्दुल फ़साद हो, अभी भी जो लोग इसके पीछे हैं उन तक पहुँचा जाएगा, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ये हमने जितनी कुर्बानियाँ वॉर ऑन टेरर में दी हैं, जितने हमारे सिविलियन, फ़ौजी, पुलिस वाले जितने शहीद हुए हैं, उनका खून इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा, और ये कोशिश होगी कि इसको मिलजुल के इस मामले को जो है वो हल किया जाए। सैफुल्लाह भुट्टो साहब, आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो इसी साल हो जाएगा? देखें जी, इलेक्शन तो होने चाहिए लाजमी, ये तो कानूनी और आइन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन न हो, तो उनको देखना चाहिए कि जब तक मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं मिलेगा, वो इस्तेकाम तभी आएगा जब आपके इलेक्शन होंगे। पूरी नेशन जो है इसको देख रही है, तो इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा। लेकिन देखिए अफसोस की बात है, मैं तो मुर्तज़ा भाई के चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस भी एरिया में, जिस भी इलाके से अगर किसी पाकिस्तानी का खून बहता है ना, ये हम सब के लिए बड़ी बायस तशवीश बात है। हमें उस पर अफसोस है कि ये इतनी चीज़ें हुई हैं और नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की आप पोजीशन देखें, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन हमें कम अज़ कम, हम भाई बैठे हैं, हम तो सेनेट में दोनों मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि यार कम अज़ कम हम ये हाउस जो है ये फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, हम उस पर बात करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलेशन अपनी जगह, लेकिन देखिए ये अलमिया है हमारे ओवरऑल मुल्क में, हुकूमत जिसकी भी हो, कि अगर फर्स्ट एड की सहूलतें भी ना हों तो हम कहाँ जाएंगे। हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। हम बेशक सियासी बातें करें, इलेक्शन पे जाएं, इलेक्शन से भागें, कुछ भी करें, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा किसमें है, हमें क्या करना चाहिए, उसी तरफ जाना चाहिए। अच्छा अब्दुल साहब, एक मिनट सर, KPK में 10 साल हुकूमत जिसकी थी ना, आप जरा चेक कर लें, और उन्होंने कब छोड़ी है, और वहाँ पे अस्पताल बनाना किसकी जिम्मेदारी थी, आप चेक कर लें। इस वक्त तो 6 महीने से तो निगरान हुकूमत नहीं, वो ठीक है, 6 महीने से निगरान हुकूमत होगी, मगर वो जो दूध की और शहद की नहरों का दावा किया जाता है KPK के अंदर, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर चले जाएं, रूलिंग अलायंस की पार्टियां हैं और वो आपस में लड़ रही हैं। अच्छा, लेकिन अब्दुल साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल बड़ी लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, और जिस हाउस के आप मेंबर हैं, यानी कि सेनेट के मेंबर हैं, तो वहाँ पे पिछले दिनों कुछ लेजिस्लेशन हुई है, उस पर आपकी पार्टी जो है उसकी क़यादत खुश नज़र नहीं आ रही है। एक इंक्वायरी शुरू कर दिया उन्होंने कि जनाब जो आपकी पार्टी के सेनेटर्स हैं उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया। तो क्या आपकी पार्टी की क़यादत खुश नहीं है सेनेटर्स के साथ? मैं उस पर तो आपको ब्रीफ करता हूँ, सेनेटर्स के पार्ट पे, रोल पे भी जो सेनेट में हुआ है, हमारी पार्टी की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन एक कमिटमेंट आप ये मीडिया में भी लाए ना, आप माशाल्लाह सीनियर साहब हैं, कि कम अज़ कम जब आप सवाल पूछें ना, जिससे पूछें वही बंदा जवाब दे। इसको तो करें कम अज़ कम। एक होते हैं ना बायलाज होते, अगर हम इस पोजीशन में आके हम इस पे नहीं आते, आप कम अज़ कम इसको तो करें, जो भी हो, जो भी तरमीम ले आए ना, आज़ादी सारे राय पे जो है वो कदगन लगा अगर आप बारी बारी बोल, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने इनकी बारी खत्म हुई, मैंने जवाब दिया, अब वो जवाब भी काबिल कबूल नहीं है। ये चाहते हैं कि आईनी तरमीम ले आए ताकि इनके जवाब पे जवाब देने से मैं महरूम हो जाऊं। चले ख्वाहिश पूरी कर दें। चले, पता नहीं यही वजह है ना कि जब इस्लामाबाद में ये साहबाद और गए थे मोनाल पे, तो 6 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था IG ने। यही तो मुसीबत बनती है। मेरा सवाल नहीं, ये है मुसीबत बनती है ना, जब लोग बोलते नहीं। मेरा सवाल तो रह गया ना अभी। देखिए, नहीं मैं जवाब देता हूँ, मैं तो आपके हाउस में बैठा हूँ। देखिए, अगर इस तरीके का माहौल आपके शो में नहीं होना चाहिए। किसी और साहब ही बहुत सारे बैठे हैं, माशाल्लाह आपकी एक इज्जत है ना, रेस्पेक्ट है, आपका मकाम है अपना। बात यह है कि जो आपने लेजिस्लेशन की बात की, हमारी पार्टी को देखें ना, इस वक्त है क्या, 6-7 दिन जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के बचे हैं। आप डेली जाएं, कोई 10-20 बिल डेली आते हैं,
भाई आखिर 16 महीने से तो आपको गवर्नमेंट मिली है ना, तो ये आप उसी टाइम से स्टार्ट करते। जो अदलिया के बिल आए सारे चीज़ें ये आपको उसी वक्त याद होने चाहिए थे जब 10 अप्रैल को आपने टेक ओवर किया। वही उमर अता बदयाल साहब थे ना जिसके डिसीजन की वजह से आप आए, उसी वक्त से आप बिल लाना शुरू करते कि हमें उन पे भी ऑब्जेक्शन है, जिस पे भी। जहाँ तक बात आई हमारे पार्टी की, तो ये जो पिछला बिल आया है जो मतलब 27 तारीख को यहाँ हुआ, तो उस पर खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमारी पार्टी ने या किसी ने कोई उसकी हिमायत की। एक्चुअली था क्या, उस वक्त आपको याद है कि 26 तारीख को 25 को ज्वाइंट सेशन हुआ था, उसमें बड़ी अफरा तफरी हुई। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बड़े मशहूर हैं बाकायदा, उनके मतलब मिजाज में ऐसी एक इज़्ज़त वाली कोई बात होती नहीं, तो उन्होंने जब वहाँ खिताब किया तो उसी पे हमारे जो भी सेनेटर्स थे उन्होंने एहतजाज किया। मैं था नहीं उसी में, मैं मोहर्रम पे गाँव जाता हूँ, मैं लाड़काना था, तो उसी पे वो एहतजाज करते वो बाहर निकल गए। आपने भी देखा कि हमारे लोगों ने भी बात की, वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने भी कहा, उसने कहा माफ़ी तो मुझे मांगनी नहीं, मैंने कभी सीखी नहीं। आपको पता है मीर साहब, माफ़ी तो इज़्ज़त वाले लोग मांगते हैं, बड़े दिल वाले मांगते हैं। माफ़ करना भी और माफ़ी मांगना भी, ये इज़्ज़त वाले बंदे की बात होती है जिसका दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। गलती इंसान से होती है, लेकिन हमारे लोग जब चले गए बाहर लॉबी में तो ये बिल पास हो। आपको पता है कि बिल हमारे पास कैसे होते हैं, भाई भी बैठे 2 मिनट लगते हैं बिल पास होने में, इस पे तो मेरा ख्याल 1.5 मिनट लगा। मकसद वही है। तो वो बाहर वो लॉबी में बैठे थे, हमारे लोग अंदर नहीं थे। खान साहब को ये रिपोर्ट थी कि हमारे लोगों ने ये बिल जो है उसको, ऐसी कोई बात है। अच्छा, अब मैं कामरान मुर्जा साहब, आप उस हमारे शो में आए तो आपने कहा था कि उस दिन पीटीआई के लोग ज़्यादा थे हाउस में, अगर वो चाहते तो बिल को रोक सकते थे। लेकिन अब अबड़ो साहब आपके साथ बैठे हैं और अबड़ो साहब और आपके तलकात जो हैं उनकी नौयत क्या है वो जरा मैं दिखाना चाहता हूँ कि अबड़ो साहब ने शुक्रिया अदा किया कल तकरीर करते हुए हाउस में। कैसे शुक्रिया अदा किया ज़रा सुने। मैं सलाम पेश करता हूं मैं अपने भाई सेनेटर कामरान मुर्जा साहब को। उन्होंने जो एक गलत रिमार्क्स थे हमारे फीमेल सेनेटर्स पे एक मिनिस्टर के, तो उन्होंने उठ के उनकी इज्जत भी की, उनसे माफ़ी भी मांगी। वो उसका काम ही नहीं था। अच्छा, वो वाकई आपने एक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एहतजाज करके बाहर चले गए, उस दौरान में वो बिल मंजूर हुआ, तो क्या ये दुरुस्त कह रहे हैं? मैं तस्लीम नहीं करता। तो क्या असल सूरत हाल क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था कि फाइन ट्यूनिंग है, आज भी कहता हूँ फाइन ट्यूनिंग। इनकी तो लग नहीं रही है फाइन ट्यूनिंग ना हो, इनकी ना हो, इनके तारड़ साहब बोलना शुरू कर देते हैं इनके दोस्तों की होगी, मगर मैं इस बात पे जो ना अभी भी कायम हूँ कि वो फाइन ट्यूनिंग थी। और देखिए इतनी अहम जब बात होती है, अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये वाले जिस पे कल जो इसमें आया था बिल, हम बाहर बैठे हुए थे, ये अपना पसंदी वाला, तो द मोमेंट ये आया है या उसके साथ आसपास शुरू हुआ है तो हम भाग के अंदर आ गए थे। अंदाज़ा होता है ना कि ये जब हम देख लेते हैं, एजेंडा देख लेते हैं, तो फिर उस वक्त जब निकल जाना या किसी भी बहाने से निकल जाना या ना आना, ये मेरा ख्याल है कि ट्यूनिंग। अच्छा, तो ये बताएं कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के वज़रा जो हैं वो उनमें आपकी पार्टी के भी वज़रा शामिल हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी उसी हुकूमत के वज़ीर हैं। तो ख्वाजा साहब ने एक बात की, तहरीक इंसाफ उस पर नाराज़ थी, आपने क्यों माफ़ी मांगी? देखिए, मैं एक बात संजीदगी के साथ समझता हूँ। ये जो बहनें हमारी बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, वर्किंग वुमेन, ये पहले भी लोगों की बुरी नज़रों का भी शिकार होती हैं, बुरी बातों का भी शिकार होती हैं। वो बड़ी हिम्मत करके आती है, वो आपकी हमारी बच्चियों के लिए शायद वो रास्ता बना के आइंदा के लिए, हमारी बच्चियाँ आज तक नहीं निकल रही मगर वो रास्ता बना रही हैं। तो सारी बुरी नज़रें, सारी बुरी बातें ये अपने पे लेती हैं। इसके बावजूद अगर हम उनको कोई खुदा न खास्ता उनमें कोई कमी खामी हो भी और हम उनको बुरा कहें तो वो उससे भी ज़्यादा बुरा है जो कि उनके अंदर खुदा न खास्ता हो। तो वो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ संजीदगी से कि अल्लाह पाक ने औरत को मर्द से ज़्यादा मोहतरम बनाया है, इसलिए उसको पर्दे का भी हुक्म। अब अबड़ो साहब, आपने कल जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को पान खाना चाहिए, पान खाने का मशवरा दिया। वो पान क्यों खाएं? देखिए जी, वो मेरा जो कहने का मकसद था ना, देखिए आदमी कभी कभी ऐसी चीज़ें जज्बात में कर जाता है ना। एक तो होता है कि इत्फाक से, लेकिन ख्वाजा साहब के ये जो 16 महीने इनको जो वाकओवर मिला हुआ है ना कौमी असम्बली में, तो वहाँ तो आप जब जाएँ ना तो वहाँ ऐसा माहौल, क्योंकि पहले तो हम जाते नहीं थे जॉइंट सेशन में। जब हम एज अ सेनेटर जॉइंट सेशन में लास्ट को 3-4 मीटिंग में गए हैं तो वो जो स्पीकर साहब है किसी को बोलने नहीं देते, तो वहाँ जब जाएँ ना तो वहाँ एक अजीब सा माहौल होता है। एक बंदा उठता है, वो 5-6 गालियाँ देता है, दूसरा कहता है वाह 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 कमाल हो गया। मतलब ऐसे एक दूसरे को सिर्फ दाद देनी है। किस पे? अपोजिशन है नहीं, बंदे हैं नहीं,
कि जो बात करें भाई ठीक है, जो हमारी जो समझेंगे सो कॉल्ड अपोजिशन है, समझेंगे 20 लोग जो हमारे मुनारिफिन हैं वो बैठे हैं, उनमें से बंदे उठते हैं, वो भी उनकी हिमायत करते हैं। तो वहाँ ये माहौल था। उसी दिन भी ये हुआ कि ख्वाजा साहब जब स्टार्ट होता है तो वहाँ चुप होने का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे अफसोस इस पर तो नहीं हुआ, मैं उस वक्त से कोई 5-6 मिनट लेट से आया, जब वो पहले ही अपना शो कर चुके थे। उसके बाद जो है वो आए अपने अयाज सादिक साहब। अब यकीन करिए इतनी सीनियर लीडरशिप, आपको पता है यहाँ जैसे पीपल्स पार्टी का एक इमेज है ना कि यहाँ उनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप है, उनका एक रोल है, डेमोक्रेटिक जो उनका चेहरा है, लेकिन आप सिंध में जाएँ तो टोटली डिफरेंट है उनका जो बिहेवियर पब्लिक के साथ। तो यहाँ भी अयाज सादिक साहब, उसका भी एक मतलब इमेज है कि भाई एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, लेकिन वो भी उसी डगर पे चल पड़े जैसे वो ख्वाजा आसिफ थे। तो उसी पे मैंने उनको कहा कि वो एक इंडियन फिल्म थी, मैंने उसका हवाला भी दिया। आपने देखा है जब आदमी पान खाता है ना तो मुंह भर जाता है, तो आदमी बोलने के पोजीशन में नहीं होता, तो जबान कंट्रोल में रहती है, बजाय कि इस पे अभी पूरी दुनिया उसको जो है कितनी मलामत उस पर हुई है, आपने देखी है पूरी दुनिया से। मैं तो नहीं ना, देखें आप पीटीआई को छोड़ दें, किसी को छोड़ दें, ओवरऑल कोई भी महजब इदारा इसको बर्दाश्त करेगा। हम वैसे पीटीआई में भी कुछ लोगों को पान खाने का मशवरा देना चाहिए, सबको खाना चाहिए, है ना? सबको खाना चाहिए। बात यह है कि इज्जत आबरू के साथ बात करना कम से कम पार्लियामेंटेरियन पे फर्ज है। अब मुझे पता है कि अब आपने जवाब देना है लेकिन मैं आपके पास आता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, अब तारड़ साहब आप इनसे पहले इजाजत ले लें कि, नहीं, कोई नहीं, आप दें। कि मैं बात करूंगा तो फिर इनकी तबीयत पे गिरा गुजरेगा। पहली बात तो ये है कि चेयरमैन सेनेट के साथ जो इनकी सेटिंग है बहुत अच्छी सेटिंग है और ऐसी होनी चाहिए। आपकी सेटिंग नहीं है? हमारी है, मैं तो कह रहा हूँ चेयरमैन सेनेट के साथ हमारी अच्छी सेटिंग है, मैं तो डिनाई नहीं करूंगा, ना मैं झूठ बोलूंगा आपके सामने बैठ के। आपकी भी सेटिंग है, उनकी भी है, उनकी तो भी इसका है, मतलब है एक बहुत अच्छा चेयरमैन सेनेट है। अब मसला ये है ना, जिसकी सेटिंग हुकूमत के साथ भी है, अपोजिशन के साथ भी है कि इन्होंने अपने लीडर को इस पे धोखा दिया। इन्होंने कहा कि हम बिल को अपोज करेंगे। अब गैर मुल्की दौरों में नाम डलवाने होते हैं, कमेटियों में नाम डलवाने होते हैं, 100 मरात हैं जो चेयरमैन के दफ्तर से लेनी होती है। अब चेयरमैन का दफ्तर एक अच्छी जगह है, सब लोग आते जाते हैं वहाँ पे। अब क्योंकि लॉबी में जाने का मकसद क्या था, अगर तादाद ज़्यादा थी तो आके बिल को अपोज करते ना, खड़े होते सामने लीडर को और बात की। वहाँ पे ये छोटी छोटी मरात के लिए बैठ के चेयरमैन सेनेट के कहने पे लॉबी में चले गए, बड़ी अच्छी बात है, मगर इसको तस्लीम करें, इतना हौसला रखें। कल तो पीटीआई, जेयूआई, आपकी पार्टी के इरफान सिद्दीकी साहब सारे के सारे ही वो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के बिल की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन उस पर ऑब्वियसली मुशावरत होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो मुखालफत उन्होंने गलत की, उनको मुशावरत होनी चाहिए थी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें मामला डिस्कस होने चाहिए थे, मगर बात सीधी करनी चाहिए। ये कहना हमें पता नहीं लगा, हम लॉबी में बैठे थे। आप किस बात के लॉ मेकर हैं कि आप लॉबी में बैठे रह गए, वहाँ पे बिल भी पास हो गया? आपको तो हाउस में विजिलेंट होकर बैठना चाहिए था ना। आपकी पार्टी ने आपको इसलिए मैंडेट दिया है, इसलिए सेनेट की टिकट दी है कि आप लॉबी में बैठे रहे सारा दिन, जाके करते अपोज वहाँ पे खड़े होके। तो ये देखें ना, बात को तस्लीम करें, गलत बयानी मत करें। कहीं कि जी हमारी चेयरमैन सेनेट से बात हुई हुई थी तो हमने कहा था कि हम बिल्कुल चुप कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अबड़ो साहब के चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने आपके साथ कोई सेटिंग की हुई थी बकौल इनके कि ये आपने बिल पास करवाना है, इसकी मुखालफत नहीं करनी, और बिल पास हो गया। मीर साहब नौज़बिल्ला पीडीएम वाले लोग ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब कोई इन पे वही नाजल होती है ना। तो वास्तव बात ये है, आप वहाँ जाएं, आप हाउस में आपके पास रिकॉर्डिंग होगी ना, मिल जाएगी आपको। कोई ढकी छुपी बात नहीं। आपके दोस्त वहाँ बैठते हैं जो कवरेज पे आते हैं ना। नंबर 1 के मैंने जैसे भाई ने भी कहा, मैं तो उसी दिन था नहीं, मैंने कहा मैं तो पहली मुहर्रम से 10 दिन जाता हूँ गाँव पे। मैं उसी दिन यहाँ से निकला हूँ 26 तारीख को शाम को, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग थी, मैं वो मतलब अटेंड करके फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। बात ये है, लेकिन मैं आपको वैसे याद मैं आता हूँ एडिशनल मैं आपको सॉरी बताएं, इंटरप्ट कर रहा हूँ। याद दिलाना है सिर्फ कि चेयरमैन सेनेट ने ये बाकायदा हाउस से पूछा कि मैं बिल कमेटी को भेज दूं या इसको मैं पास करवाऊं। तो जिन लोगों ने कहा कि पास करवा दें, तो वो, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आपकी पार्टी के सेनेटर से कम 3-4 के तो मैं नाम जानता हूँ। मैं प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे हाँ जी, बड़ी ज़ोर से कहा। आप नहीं थे हाउस में, ये आप सही। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम मेजॉरिटी में थे, जो कह रहे हैं दोस्त ना कि मेजॉरिटी में हम थे, तो वो आपको वीडियो से लग जाएगा कि कितने दोस्त थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। वो मैं उस वक्त था भी नहीं। मैं कल पहुँचा हूँ सुबह सवेरे 9:30 बजे, 10 बजे हमारी लाड़काना से 14 घंटे की ड्राइव होती है। तो वहाँ तो कोई एयरपोर्ट है नहीं कि इस्लामाबाद के लिए। मैं बाय रोड पहुँचा हूँ 9:30 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे सेशन था। जहाँ तक बात है कि अगर बिल था अच्छा, तो फिर तो इनको किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ट्यूनिंग है या कोई चीज़ है। वैसे तो हुकूमत ने तो उसकी हिमायत की है ना,
तो इसमें कौन सी कबाहत अगर उनको है। बाकी पार्ट है कि पीटीआई ने कैसे उनको अपोज क्यों नहीं किया। तो जहाँ तक चेयरमैन की बात है, मैं आपको बताऊँ, अभी भी आप चले जाएं, अगर हम मेजॉरिटी में उसी वक्त बैठे हैं ना, इस वक्त वीडियो निकल आए 2, 3, 4, अगर 20 सेनेटर हमारे हैं, उधर 5 सेनेटर हैं, तो फिर तो बात बनती है ना। तो वो भी हो सकता है, उस पर दोबारा आप प्रोग्राम बुलाएं, सारे दोस्त स्वयं आ जाते हैं, उस पर डिस्कस कर लेंगे। जहाँ तक बात है कि जी हमने चेयरमैन से बैठ के जो है वो नेगोशिएट किया, भाई चेयरमैन है, आपकी गवर्नमेंट है ना, छोटा छोटा बिल भी आपने नहीं छोड़ा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप आए अदलिया की तजलील करने के लिए, तो जजेस को आपने कोर्टरूम तो छोड़ें, आपने असेंबली में बैठ के गालियाँ दी। आपको ऑब्जेक्शन हुआ एक लोअर कोर्ट की जज पे कि भाई उसको क्यों कहा गया, उस पर आप तो लोग आए, लेकिन जब आप सब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी तजलील की, आपको याद नहीं आया। तो चेयरमैन सेनेट जो है, ये सबको पता है ना, इस वक्त जो पीटीआई के अलावा सब हुकूमत में है, तो क्यों नहीं आप चेयरमैन सेनेट को चेंज करते? आप चेंज करते, इतनी हिम्मत है तो बताए ना। हिम्मत आप लोगों में है ही नहीं। आप हमें बैठ के कहते हैं कि हम चेयरमैन से मैनेज हैं। भाई चेयरमैन के वोट हैं 12 जो बाप पार्टी के, टोटल 72 मेंबर्स हैं इस वक्त हुकूमत में, 12 निकालें फिर भी 60 बनते हैं। अगर बाप वाले वोट नहीं दे, आप लाए ना, आपकी इतनी हिम्मत तो है। चेयरमैन की जो पार्टी नहीं, है, मैं उस पर बताऊं जो आपने कहा। नंबर 2 बात कि जी हमें लालच होती है कमेटीज़ की, इनकी शायद ये अभी जो है ना, ये मिनिस्टर या एडवाइज़र बने हैं, अभी इनको पता नहीं कि आगे बनते हैं या नहीं बनते, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है कि जब सेनेट का इलेक्शन होता है, उसी के बाद हम दोनों भाई एक ही टेन्योर में आए हैं, 2021 में हम आए हैं। होता क्या है, सेनेट का एक प्रोसीजर होता है कि जब सेनेट नया आ गया, तो उसके बाद नई कमेटीज़ जो हैं वो फार्म होती हैं। वो पार्टी की अपनी जो स्टैंडिंग होती है, पार्टी के जो वोट होते हैं, उसी पे उनकी नुमाइंदगी देते हैं उनको। नंबर 2, उसी में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेंबर किस कमेटी में जाएगा, किसको कौन सी कमेटी मिलेगी। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चेयरमैन ने कोई फेवर नहीं दी। नहीं, फेवर की बात ही नहीं है इसमें ना। आप देखें ना, कोई भी हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कमेटीज उनको मिलती हैं अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से। जितनी उनकी नुमाइंदगी होगी उतनी उनको कमेटीज मिलती है, मेंबरशिप मिलती है। तो इसमें फायदे कौन से हैं? अच्छा, ये तो सही कह रहे हैं ये कामरान मुर्जा साहब, ये बात इनकी सही है। मैं दोनों की बात से इख्तलाफ करता हूँ। चेयरमैन बेचारा कोई ट्यूनिंग नहीं कर सकता, और चेयरमैन ने कुछ नहीं किया होगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, तो अब तो चेयरमैन की जो पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहा जाता है, अब तो उस पार्टी के लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। तो ये कोई सेटिंग है? सेटिंग होती है, और अगर वो बलूचिस्तान से जा रहे हैं तो मैं तो देखिए, मेरा तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पहले पीपल्स पार्टी में जाने का ऐलान कर चुके और अब वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। उसमें ऐसा ही है। उसमें किसी एक ने मुझसे फ़ोन करके रब्ता किया, अभी मेरी रात को उसके साथ सिटिंग भी है, तो उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि यार कि मैं पहले पीपल्स पार्टी में गया था, अब मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? कि ये नहीं, दोस्त ये कह रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम देखो, फ़ायदा तुम्हारा, अल्टीमेट फ़ायदा किस में हो सकता है? तुमने आइंदा इलेक्शन भी लड़ना है और इलेक्शन जीतना भी है। तो उसने कहा यार फ़ायदा तो आपके साथ बनता है, एक सीट ऊपर वाली आप ले लो, नीचे वाली मेरी तो JUI के साथ। जी। अच्छा, तो कहते हैं बस ठीक है, फिर बैठेंगे। अच्छा, तो वो बहरहाल जा रहे हैं। उनको पहले शायद उनका अंदाज़ा ये था कि एक पार्टी ए मैं नाम लेता हूँ, पार्टी ए जो है उसमें फ़ायदा होगा। कुछ साथी उधर पार्टी ए में चले गए। अच्छा, अब इसमें पार्टी बी के लिए भी जो है इसी तरह से, ये यानी कि ये एक मजाक नहीं बन जाएगा कि जो बाप पार्टी के लोग थोड़ा अर्सा पहले पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया, अब 2 या 2.5 महीने के बाद वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या ज़रूरत है आपको? देखिए, एक तो मैंने ख़त देखा पिछले दिनों, बाप पार्टी की तरफ से लिखा गया था आसिफ अली जरदारी साहब को, कदूस बुदिंजो साहब ने लिखा। वो ख़त लिखा था। वो उनकी अपनी मर्जी। देखिए, सियासी सफबंदी हमेशा इलेक्शन से पहले होती है। जब गवर्नमेंट घर जा रही हो और नई सियासी सफबंदी हो रही हो, तो जोड़ तोड़ सियासत का हिस्सा है। सियासत में दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो खुले रखने चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने अच्छा सियासी जोड़ तोड़ किया, जिसके दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान है, रोशनदान भी खुले रखने चाहिए। सियासत है, ताकि इसमें उधर से आना जाना फेंका लगा जा सके, रहता है। किसी को फेंका जा सके उधर से। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। और जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि एक तरफ हुकूमत जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी गैर मुल्की शख्सियात और इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। और आज हुकूमत के वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक फ़िगर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मादनियात हैं उनकी जो वर्थ है वो 6.1 ट्रिलियन डॉलर। ये वही फिगर है जो थोड़े दिन पहले जब हमने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में एक जो कॉपर की साइट थी जहाँ से माइनिंग हो रही है, उस साइट पे हमने वहाँ के इंजीनियर्स के साथ जब गुफ्तगू की थी तो उन इंजीनियर्स ने भी हमें यही एक फ़िगर दी थी। तो क्या ये जो फ़िगर है ये हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा एक सरकारी फ़िगर है? इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि मुसद्दिक मलिक साहब क्या कह रहे हैं। तो बता रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पास 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सिर्फ मादनियात जो हैं उनका वैल्यू एडिशन नहीं, यानी एक अगर धात निकलती है उसमें से कितनी गूगल्स निकलेंगी या उसमें से कितने एप्पल निकलेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, तो इन्होंने भी 6.1 ट्रिलियन डॉलर की बात की है। ये जो 2021 में हुकूमत पाकिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे जारी हुआ था, ये फिगर वहाँ से आई है। और ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये आपको स्क्रीन पे इसका एक शॉट नज़र आ रहा है। तो ये 2021 का फिगर है जो अब 2023 में इसको सरकारी शख्सियात भी इस फिगर को कोट कर रही हैं। तो अताउल्लाह तारड़ साहब, ये तो आप माने कि 2021 में जिनकी हुकूमत थी उन्होंने जो फिगर दी वो फिगर दुरुस्त थी, गलत नहीं थी। देखिए, फिगर देना कोई कामयाबी नहीं है। रेकोडेक की जो प्रॉपर सेटलमेंट हुई उस पर एक एफर्ट हुई, टीमें मुल्क से बाहर गईं, वहाँ पे वो करके आई, उस मामले को रिजॉल्व करके आई। तो जो मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ले जाना, पंजाब में आपको याद होगा मुशर्रफ एरा में जो चिन्योट का आयरन ओर है उसका एक ठेका अमरीकी फर्म को दे दिया गया, औने पौने दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। शहबाज साहब उसको वापस लेके आए, उसका प्रॉपर फिर एक कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हुई। तो सक्सेस लाइज इन गेटिंग इट इम्प्लीमेंटेड। अभी भी जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टर्स काउंसिल जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, उसके अंदर जो 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, माइनिंग उनमें से एक एरिया है। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और प्राइम मिनिस्टर इस पे मुतअद्दिद मीटिंग्स कर चुके हैं। तो ये फिगर्स देना मैं समझता हूँ कोई कामयाबी नहीं है। इसको आगे लेके चलना, पाकिस्तान के मफाद में इससे पाकिस्तान का फ़ायदा लेना, वो असल कामयाबी है जिसकी तरफ काम शुरू हो चुका है। अच्छा, सैफुल आबरू साहब, आपको लगता है कि अगर इलेक्शन होता है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये जो हम मादनी ज़खायर की मालियत की बात कर रहे हैं, 2021 में शुरू हुई ये गुफ्तगू जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी, और अब 2023 में जब ये हुकूमत जारी है तो ये भी वही फिगर दे रही है जो आपकी पार्टी की हुकूमत के दौर में एक फ़िगर सामने आई थी। तो अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए मादनी ज़खायर का, तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मीर साहब, जो पाकिस्तान की बड़े में बड़ी बदकिस्मती है ना इस वक्त तक, देखें, मैं तो बात इससे स्टार्ट करूंगा कि हुकूमत जिसकी भी हो, हम इस पे आते ही नहीं कि XYZ जिसकी हो। जब तक आप अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप कब तक बाहर से लोन लेके, जिसकी भी, मैंने पहले कह दिया कि हुकूमत जिसकी भी हो, हम डिपेंड करते हैं लोन पे कि कोई भी मुल्क आ जाए लोन दे दे। हम आजकल तो फखरिया हो रहा है ना, मतलब कि लोन आ गया जी, बड़ी बात हो गई, शादमाने बजाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। जब तक पाकिस्तान में अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, तब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। तो देखिए, मदनी वसाइल यहाँ इतने हैं, मैं इस बात पे नहीं आता कि मतलब जो है वो फिगर देना बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ें इस पर आते ही नहीं हम। बात यह है कि हमें जो हमारे पास रिसोर्स, आप एग्रीकल्चर वाइज देखें हमारे पास कितने जो है हमारे पास चांसेस हैं, हम क्यों नहीं उस पर जाते। आपके पास मदनी वसाइल इतने हैं, आप KP में जाएं तो KP में बहुत सारी एरियाज इतनी, यहाँ पियोल के बहुत से ज़खायर हैं, इस वक्त वहाँ कोई भी मतलब काम नहीं हो रहा। हम पियोल जो है वो अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस पर ही ज़्यादा हमारी जो पैसे उस पर लगते हैं ना। अगर हम मदनी वसाइल पे, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ही हकीकत है कि हम उस पर, और उसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिस डिपार्टमेंट में, मैं एनर्जी सेक्टर का आप मिसाल दे दूँ, एनर्जी सेक्टर में आप जाएं, पब्लिक पावर सेक्टर, उसको जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। हर हुकूमत में, किसी भी हुकूमत ने उसको सही सिमत पे नहीं लगाया। आपको देखें, जेनको होल्डिंग कंपनी बनी है, उसके बाद पब्लिक पावर सेक्टर है, अपने पब्लिक पावर सेक्टर को बंद कर दें, सिर्फ हमें मुल्क को खड़ा करना है IPPs पे। आप जाएँ उसी पब्लिक सेक्टर में, मैंने सेनेट में स्पीच की है बजट में, कि कोई अगर आप 200 बिलियन लगाते हैं
बजाय कि आप 200 बिलियन लगाएंगे तो साल में आपको वो 1 साल लगेगा उनके बनने में। 415 मेगावाट आपका गुड्डू में है, आपका 330 मेगावाट आपका जो है लाखड़ा थर्मल है। अगर इनको आप सिर्फ रिहेबिलिटेट करें तो 1 साल में आपको 100 बिलियन बचा सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? इसी वजह से इसको भी हमें आगे चलना चाहिए। हमें जो जो डिपार्टमेंट अच्छे हैं उसमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा। अच्छा लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड लूँ। जहाँ तक बाटे के फिगर की बात वाकई नहीं बनती। देखें जब ये हुकूमत आई थी ना, जब पीडीएम की, तो पीडीएम 14 जमातें हैं पीडीएम में, लेकिन वाकई जो कंसर्न मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना, फिगर की बात नहीं होती। 14 जमायतों में से आप देखें सेनेट में जो 5 जमायतें हैं हमारी, वो सारी मुखालफत करती हैं। किसी भी जमायत को हक नहीं मिला। वाकई फिगर की कोई भी अहमियत नहीं होती। आप जाएं बिजंजो साहब, आप जाएं अचकजई साहब, आप जाएं एएनपी, किसी को भी कोई पार्ट नहीं मिला, सिर्फ क्योंकि फिगर तो है ही नाम में गिनवाने के लिए। चलें। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि क्या ये जो मिनरल्स की बात हो रही है और ज़खायर का जो दुरुस्त इस्तेमाल है इसकी बात हो रही है, तो इस पर सेनेट में कोई बहस होनी चाहिए, कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि इस सारे मामले में ट्रांसपेरेंसी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सारा कुछ, और दूसरा सूबों के डोमेन में इंटर नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि सूबों के डोमेन में इंटर होने की कोशिश की जा रही है और कल इसके ऊपर मसले बनेंगे। मामला इस हवाले से कोर्ट्स में भी जाएंगे और असम्बलियों में भी आएंगे, और इसके ऊपर फिर पब्लिक भी जो है उनकी भी हार्ड बर्निंग होगी। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ें तय हैं, जिस सूबे से जो ज़खायर निकल रहे हैं उस सूबे को उसका बाकायदा हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्सा मिलना चाहिए, और उस सूबे से सिर्फ उसके सीएम से या उसकी असम्बलियों से अंगूठे नहीं लगवाने चाहिए, बल्कि आवाम की जो है वो प्रैक्टिकली जो है ना उन तक बेनिफिट जो ग्रास रूट लेवल तक जाना आपने चाहिए। नाम लिए बगैर अपने सूबे का की तरफ इशारा किया। मैं डरता हूँ फिर जाते हुए। आप डरते हैं? मैं डरता चले, मैं भी डरता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबड़ो साहब आपका भी शुक्रिया, तारड़ साहब आपका भी शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।